हेलो एवरीवन। तो आज मैं जिस IBL सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है बैंड लाइट फेट्स। तो दो ऐसे लड़कों की कहानी है जो अपने देश को बदलने के लिए जंगल के रास्ते में भटक जाते हैं। तो बिना देरी किए हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट चालू होता है, जहां स्टूडेंट्स पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, वी वांट जस्टिस और हमारे लोगों को वापस करो। इतने लोगों के भीड़ के बीच में तभी हम अपने मेन बॉटम लीड राविन को देखते हैं, जो सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ भाग रहा था और सभी को बिल्डिंग खाली करने के लिए कह रहा था। राविन की बात सुनकर उसके दोस्त और बाकी स्टूडेंट वैसा ही करते हैं। तभी राविन उनसे बोलता है कि क्या तुमने बैक बिल्डिंग को चेक किया? हमारे लीडर्स कहाँ पर है? उन्हें चेक करो और जितना जल्दी हो सके इस बिल्डिंग को खाली करो। इतना कहते हुए राविन और उसके दोस्त सब बाहर आ जाते हैं, जहाँ सारे डिपार्टमेंट्स खाली हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कॉलेज की भीड़ बेकाबू हो जाती है और इसी बीच कॉलेज में ऊपर से एक बिल्डिंग में जोरदार धमाका होता है, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, जिस ब्लास्ट की वजह से हर कोई वहां शॉक्ड रह जाता है और हमारा राविन आकर जमीन पर गिरता है। उसकी आंखों के आगे तो जैसे चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया था। चारों तरफ डेड बॉडीज फैल गई थी। उस ब्लास्ट की वजह से राविन का एक अच्छा दोस्त भी उस बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हो जाता है, जो शायद इनका लीडर था और इतनी देर से राविन उसी को बचाने की बातें कर रहा था। अपने उस लीडर दोस्त को मरते देख राविन जोर जोर से उसका नाम चिल्लाता रहता है, जिसका नाम माई होता है। माई के इस तरह तड़प तड़प कर मरते ही जैसे पूरी तरह से चारों तरफ का सिनेरियो ही बदल जाता है। इतनी देर में पुलिस आ जाती है और उन सभी बच्चों को ज़बरदस्ती उनके हाथ पैरों से बांधकर अरेस्ट कर लेती है, जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे को बेबस नज़रों से देख रहे होते हैं। ये सीन सच में इतना हार्ट ब्रोकिंग था ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मतलब कितना बुरा लगता है ना, अपने ही दोस्तों को अपनी आँखों के सामने इस तरह तड़प-तड़प कर मरते देख, और वो सब प्रोटेस्ट ही कर रहे थे सिस्टम के खिलाफ। खैर, राविन के घर कॉल आता है, जहाँ उस कॉल को उसकी माँ अटेंड करती है और उन्हें पता चलता है कि सभी बच्चों को जेल हो गई है, जिनमें उनका राविन भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ जेल में सभी जब जेल से बाहर निकलेंगे तो फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो जाएंगे। वो वहां पर दूसरे अलगाववादी समूहों को ज्वाइन करेंगे, जो इस कंट्री में सुधार लाने में उनकी मदद करेंगे। उस लड़के की बात पर उसके सभी दोस्त एग्री हो जाते हैं और इंतजार करते हैं अपनी बेल का। तभी हम देखते हैं कि राविन की मॉम पुलिस स्टेशन में आ रही होती है, जहां पर बाकी पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों से मिलने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर राविन की मॉम एक जानकार पुलिस ऑफिसर के पास आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें अपने बेटे से मिलने दिया जाए। तभी हम देखते हैं कि राविन की मॉम उसके पास आ जाती है और उसके पास बैठकर बात करने लगती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या किसी ने उसे मारा तो नहीं या उसे हर्ट तो नहीं किया। यही राविन की मॉम सबसे प्रॉमिस करती है कि वो उन सबको बचा लेगी। तभी वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर डैन आता है, जो कहता है कि मैंने इन सबको अरेस्ट किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राविन की बेल हो जाती है और वो अपने घर होता है, जहाँ वो बाहर आकर देखता है तो उसकी माँ उसकी कुछ प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को जला रही होती है और उसे उन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए मना करती है और कहती है, तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारा काम पढ़ना है, सिस्टम के खिलाफ लड़ना नहीं। तभी राविन अपनी माँ को बताता है कि वो अपने देश को बेहतर बनते हुए देखना चाहता है, जहाँ सभी के पास इक्वालिटी के राइट हो। वो जंगल में जाकर थाईलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करेगा और इस
देश को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। तभी उसकी मॉम उसे समझाती है कि ये सब काम उसका नहीं है, उसका काम सिर्फ पढ़ना है। लेकिन रॉबिन अपनी ही माँ को समझाने लग जाता है कि उसका ऐसा करना ज़रूरी है, तभी आने वाली जनरेशन के लिए वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें सबकी तरह करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक इकलौते ऐसे नहीं हो जिसे इस देश के अच्छे बनने की ज़रूरत हो। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि रॉबिन मन ही मन में डिसाइड कर चुका होता है कि वो अपनी माँ की बात नहीं मानेगा और अपने देश के लिए काम करेगा। इसलिए वो अपनी माँ को सोता हुआ छोड़कर ही अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे-जैसे गाड़ी जंगल की तरफ बढ़ती है, हम रॉबिन की नॉइज़ सुनते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो चुका है। उसे ये सफ़र आसान नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहता है उन लोगों के लिए जो भविष्य में उस देश में पैदा होंगे, जहाँ उन्हें इक्वालिटी के साथ जीने का मौका मिलेगा, या जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उन्हें सुरक्षित देख पाएंगे। और यही सब सोचता हुआ रॉबिन अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ता रहता है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी को इक्वालिटी की रोशनी दे पाऊँ, क्योंकि यही मेरे नाम का मतलब है। मेरा नाम रॉबिन है, जिसका मतलब ही है उगता हुआ सूरज। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रात होने लगती है और सारे स्टूडेंट्स गाड़ी से उतरकर नीचे आ जाते हैं। रॉबिन उस गाड़ी के ड्राइवर को शुक्रिया अदा करता है और वो यहाँ पर आए हैं इस बात को राज रखने के लिए कहता है। ड्राइवर उनकी बात से एग्री कर जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सारे दोस्त उसके जाने के बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि हम यहाँ तक तो आ गए हैं, अब हमें क्या करना है। तभी रॉबिन चारों तरफ देखने लगता है। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आनी शुरू होती है, जैसे जंगल के बीच में कोई उनसे पूछ रहा हो कि तुम कौन हो। तभी हम आगे देखते हैं कि ये लोग वही थे जिनसे मिलने के लिए रॉबिन और उसके दोस्त शहर से इतना दूर जंगलों में आए थे। उन लोगों से मिलकर रॉबिन और उसके दोस्त सुकून की सांस लेते हैं और वो उनको अपने साथ आगे ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रॉबिन ये कहता है कि उसे वो आई है और वो फ्रेश होने के लिए जाना चाहता है और उसे टिश्यू पेपर चाहिए। तभी वो आदमी कहता है कि ये शहर नहीं है, ये एक जंगल है, यहाँ तुम्हें टिश्यू पेपर नहीं मिलेगा, तुम्हें जो करना है वैसे ही करके आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी बाकी स्टूडेंट्स को लेकर आगे बढ़ जाता है और रॉबिन झाड़ियों के पीछे फ्रेश होने के लिए बैठ जाता है। तभी टिश्यू पेपर ना होने की वजह से उसे पत्तों से अपने ऐश साफ करने पड़ते हैं। मतलब यार, ये सीन डालना ज़रूरी था क्या? अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबिन अपना कार्यक्रम खत्म करके वापस से वहीं पर आ जाता है जहां उसने बाकी दोस्तों को छोड़ा था। लेकिन अभी फिलहाल वहाँ कोई नहीं था और रॉबिन यहाँ पर दिशा भटक जाता है। तभी उसका पैर एक पेड़ की नुकीली जड़ में फंस गया होता है, जिसकी वजह से वो उसी के ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर गिर पाता, तभी हमारे यहाँ टॉप मेन लीड की एंट्री हो जाती है, जो उसे बचा लेता है। और यहाँ पर इस हीरो को देखकर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसी की वजह से मैं सीरीज देख रही हूँ। मतलब जब से मैंने सिर्फ 1 मिनट में देखा था, तब से मैं इसकी एक अपनी सीरीज चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबिन उसे थैंक यू बोलता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन हमारा टॉप में लीड उसे बड़ी ही एटीट्यूड भरी नज़रों से देखता है और कहता है कि तुम यहाँ मरने के लिए आए हो क्या? तभी रॉबिन वापस से कहता है, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। मेरा नाम रॉबिन है और तुम मुझे विल बुला सकते हो, और तुम्हारा नाम क्या है? रॉबिन का ये सवाल सुनकर हमारा हीरो उसे एटीट्यूड भरी नज़रों से देखता है और अपना नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम कैमरेड यूई है। लेकिन जैसे ही रॉबिन इस नाम को सुनता है, उसे वो नाम समझ में नहीं आता और वो बार-बार गलत नाम प्रोनाउंस करता है। तभी हमारा टॉप उसे वापस से करेक्ट करते हुए कहता है योए। लेकिन रॉबिन वापस से उसका नाम गलत प्रोनाउंस करते हुए उसका नाम याक निकाल देता है। रॉबिन को इतना स्ट्रगल करते देख योए उसे उसी के हालातों पे छोड़ता हुआ कहता है कि जो तुम मुझे बोलना चाहते हो वही बोलो। और उसके बाद वो दोनों अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं पीछे से रॉबिन कह रहा होता है कि इसे बिल्कुल भी सोशल स्किल नहीं है। तभी हम देखते हैं कि रॉबिन अपने दोस्तों के पास वहीं पर पहुंच जाता है जहां उस आदमी ने उन्हें बैठा कर रखा होता है। तभी वो आदमी जब वहां पर
राबिन और यूए को देखता है तो वो उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों साथ में आए हो? तभी राबिन हाँ में गर्दन हिला देता है और आकर वापस से अपने दोस्तों के पास बैठ जाता है, जहाँ उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम कहाँ रह गए थे? तभी राबिन बताता है कि मैं रास्ता भूल गया था और यक ने मुझे बचा लिया। वो बार-बार वापस से यूए का नाम यक बोल रहा होता है, जिसकी वजह से सारे फ्रेंड्स हैरानी से पूछते हैं, यक, ये कैसा नाम है? तभी रॉबिन कहता है कि हाँ, उसका नाम यही है। आगे हम देखते हैं कि उन सबको चलते-चलते सुबह हो जाती है, लेकिन अभी भी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ होता है, जहाँ सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बुरी तरह से थक जाते हैं। उनके पैर जवाब दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनका सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके साथ जो एक गर्ल थी, जिसका नाम मादा था, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और जब वो अपने बैग से पानी निकाल कर पीने की कोशिश करती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ से उसका पानी छीनकर पी जाता है। ये सीन मुझे वाक़ई में बुरा लगा और यहीं से मुझे लग रहा है कि इसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम सिला है, वो एक रेड फ्लैग है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के लिए हमारा यूए पानी देता है और जिसे एक पीछे खड़ा हुआ लड़का उसे आराम से पानी पिला रहा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो पीछे वाला लड़का कहीं न कहीं मादा को लाइक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि आगे आने वाले सफ़र को लेकर बार-बार रॉबिन यूए से सवाल पूछता है कि आखिर हम तुम्हारे बेस तक कब पहुँचेंगे? बहुत लंबा सफ़र है। तभी यूए उसे डाँटते हुए कहता है, अपना मुँह बंद रखो और चलते रहो और अगर तुम्हें चलने में इतनी ही परेशानी हो रही है तो वापस से लौट जाओ। वो दूसरा आदमी हमारे रॉबिन को समझाता है। आगे हम देखते हैं कि आगे का सफ़र वापस से शुरू हो जाता है, जहाँ एक जगह पर यूए रुककर बोलता है कि हम यहाँ पर आराम करेंगे। आराम का नाम सुनकर सबके होठों पर एक मुस्कान आती है कि अब उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने को मिलेगा। तभी हम देखते हैं विन वहाँ नदी के पास अपने हाथ-मुँह धोने लग जाता है। तभी वहाँ पर यूए आ जाता है। यूए पहले तो रॉबिन को वहाँ पर देखता है और कुछ पलों के लिए शांत रहता है, लेकिन जैसे ही रॉबिन की नज़र यूए पर पड़ती है, तो वो उसके पास चलकर आता है, लेकिन इतने में यूए की नज़र नीचे बिछे हुए ग्रेनेड सिस्टम पर चली जाती है। रॉबिन यूए के पास आने के लिए उस ग्रेनेड सिस्टम पर पैर रखने ही वाला होता है, तभी यूए उसे वापस से बचा लेता है, जिसे देखकर रॉबिन वापस से शॉक्ड रह जाता है। तभी यूए रॉबिन को उस ग्रेनेड सिस्टम के बारे में बताता है, जो उनका रास्ता रोकने के लिए यहाँ पर बिछाई गई है। रॉबिन एक बार नीचे की तरफ देखता है, फिर कुछ नहीं बोल पाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात वापस से हो जाती है और जंगल में वो सब लोग कैंपेन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सबके लिए खाना सर्व किया जाता है, लेकिन उस खाने का टेस्ट सबसे अलग होता है, जिसकी वजह से वो टेस्ट किसी को भी पसंद नहीं आ रहा होता है। यहीं हम देखते हैं कि वो आदमी रॉबिन को ज़बरदस्ती यूए के बगल में बैठा देता है और उन दोनों को साथ रहने के लिए कहता है और रॉबिन बार-बार अपने दोस्तों के पास जाना चाहता है, लेकिन वो आदमी वापस से रॉबिन को यूए के पास बैठा देता है और कहता है कि तुम खाना खाओ, आगे के सफ़र में हमें ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही सारे दोस्त उस खाने का एक-एक बाइट लेते हैं, उन्हें वो टेस्ट बहुत अजीब लगता है, ना ही वो उन्हें भाता है। सारे कॉलेज स्टूडेंट्स उस आदमी से खाने को लेकर सवाल पूछते हैं, तो उन्हें पता चलता है ये कुत्ते का मांस था। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स ये बात सुनते हैं, उनका जी खराब हो जाता है और मादा को तो वॉमिटिंग फील हो रहा होता है। तब वही सभी स्टूडेंट्स को भी मादा जैसा ही फील हो रहा होता है, क्योंकि कुत्ते का मांस खाना किसी के लिए भी एक नया और गंदा एक्सपेरिमेंट था। तभी वो लड़का जो मादा को सीक्रेटली लाइक करता है, वो कहता है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए, ये तुम्हें गर्माहट देगा। तभी हम यूए को देखते हैं, जो उस खाने को एन्जॉयमेंट के साथ खा रहा होता है। तभी मादा को सच में वॉमिट हो जाती है और वो एक कोने की तरफ वॉमिट करने के लिए भागती है। उसके पीछे-पीछे उसका बॉयफ्रेंड सिला जाता है और उसे सँभालने की बजाय डाँट देता है कि तुम दूसरों के लिए बर्डन मत बनो। ये लड़का सच में यार कितना रेड फ्लैग है। तभी हम आगे देखते हैं कि रॉबिन वापस से मादा को अपनी जगह पर ले आता है और वो लड़का वापस से मादा के लिए वरिड हो रहा होता है।
तभी हम आगे देखते हैं कि वो आदमी वापस से रॉबिन को पकड़ कर लाता है और उसे ज़बरदस्ती योए के बगल में फिर से बैठा देता है, जहाँ रॉबिन देखता है कि योए कुत्ते का मांस ऐसे खा रहा है जैसे वो उसका आदी हो गया हो। और ये सब देखकर रॉबिन मन ही मन कहता है कि मैंने इसे आज तक कभी टेस्ट नहीं किया। तभी योए कहता है, इसे ख़त्म करो, हमें कल अगले सफ़र के लिए भी रवाना होना है। तभी हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और रॉबिन के घर में उसकी माँ उसके लिए परेशान हो रही होती है, क्योंकि रॉबिन घर छोड़कर जा चुका है। इस बारे में मॉम को पता चल जाता है। वो पुलिस ऑफिसर से बताती है कि उसने मादा के घर भी कॉल करके देखा था और पता चला कि सारे बच्चे फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं, सबने अपना घर छोड़ दिया है। तभी हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि डैन ही था, जिसने कॉलेज प्रोटेस्ट में सभी बच्चों को अरेस्ट किया था। तभी हम उसका और रॉबिन के बचपन की कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि डैन रॉबिन के परिवार को बहुत वक्त पहले से जानता है, जहां उन दोनों का बचपन एक साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था। और उन्हीं सब यादों को याद करते हुए डैन मन ही मन में कहता है कि वो रॉबिन को वापस ढूंढ कर लेकर आएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी हम अगले सीन में देखते हैं, सभी स्टूडेंट्स के सो जाने के बाद योए एक लिस्ट निकालकर चेक करता है, जहां पर न्यू स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट होती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि योए एक मकसद के तहत ये सब कर रहा है, जहां उसकी टीम के लीडर ने उसे ये सब करने के लिए कहा होता है। आगे-आगे हम देखते हैं कि उसे फ्लैशबैक आ रहे होते हैं, जहां रॉबिन और उसके 2 दोस्तों के बारे में बात हो रही होती है और रॉबिन अपने दोस्तों के साथ यहाँ आने वाला है। ये बात योए को पहले ही पता होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबिन को रात को वही सब सपने आ रहे होते हैं, जो उस दिन कॉलेज में हुआ था। बॉम्ब ब्लास्ट और उसके दोस्तों को इस तरह ज़बरदस्ती बंदी बनाकर ले आना। यही रॉबिन को वही फ्लैशबैक दिखाई दे रहे होते हैं, जिनसे वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और अपने झूले से नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी योए उसे वापस से संभाल लेता है। योए उसे पूछता है, क्या क्या तुम्हें वापस से उस दिन यूनिवर्सिटी में होने वाले हादसे याद आ गए? तभी रॉबिन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी योए वापस से बोलता है, क्या तुम रोना चाहते हो? अगर योए की बात सुनकर रॉबिन अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। तभी योए अपनी बातों को वापस से दोहराते हुए कहता है, तुम्हें अपनी आइडियोलॉजी पर फोकस रहना होगा और तुम्हें अगर इस देश को बदलना है तो अपने आप को मजबूत करना होगा। योए की बात सुनकर रॉबिन एक बार बस उसे थैंक यू बोलता है, उसे वापस से बचाने के लिए, और योई उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। तभी हम देखते हैं अगली सुबह वापस से वो सब अपना सफ़र शुरू कर देते हैं, जहाँ सारे स्टूडेंट्स और ज़्यादा थक जाते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उनके साथ जो एक लड़की थी मादा, उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है, लेकिन उसके दोस्त उसे फिर भी संभाल लेते हैं। आगे रॉबिन वापस से यह से पूछता है कि और कितना ही दूर बाकी रह गया। तभी यह कहता है कि बस थोड़ी सी दूर और यही बात रॉबिन जाकर अपने दोस्तों से कह देता है कि बस थोड़ी सी दूर। और तभी वो आदमी कहता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी जोए के बेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके इतना लंबा सफ़र करना काम आ गया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी कॉलेज स्टूडेंट्स को देखकर खुश होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तभी हम जोए के लीडर को वहाँ आते हुए देखते हैं और वो उन स्टूडेंट्स को वहाँ पर देखकर एक अजीब सी मुस्कान के साथ उन्हें वेलकम करते हैं। उसके वेलकम मिलते ही वो सारे बच्चे आपस में खुश होकर एक दूसरे से निकट जाते हैं और वहीं पर उस बेस के बाकी लोग उन्हें वार्म वेलकम करते हैं और उन्हें इतना कुछ जिससे वो स्टूडेंट्स पूरी थकान भूलकर उनके एंजॉयमेंट में शामिल हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लीडर भी सभी कॉलेज के बच्चों का वेलकम करता है और उन्हें अपने बेस में शामिल कर लेता है। वो लीडर कहता है कि हम एक परिवार हैं, आज से हम एक ही दर्द, एक ही एंजॉयमेंट और एक ही आइडियोलॉजी शेयर करेंगे। वहीं लीडर उन्हें अपना नया नाम चुनने के लिए कहता है
यहाँ सभी स्टूडेंट्स अपना नाम और अपना मकसद चुनते हैं और अपने नाम के आगे कैमरेड लगाते हैं। लेकिन योए और मादा अपने मकसद को लेकर क्लियर नहीं होते हैं और ना ही अपने नाम को लेकर। राविन और मादा लीडर से थोड़ा सा वक्त मांगते हैं और लीडर उन्हें वो वक्त दे देता है। तभी हमारा योई बीच में आता है और वो राविन का नाम खुद कैमरेड शैंग रख देता है, जिस नाम को सुनकर हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन राविन खुश नहीं होता है। उसे ये बात समझ में नहीं आती कि योई ने क्यों उसका नाम सेलेक्ट किया, जिस बात को लेकर वो योई से बात करना चाहता है। सारे दोस्त अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन राविन को योय से बात करनी होती है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे उसे बुलाता हुआ चल देता है। तभी वो योय को रोककर पूछता है कि तुमने मेरा नाम क्यों सेलेक्ट किया। तभी योय उसे बताता है कि तुम्हारा नाम राविन है, जिसका मतलब है सूरज, और सैंग का नाम भी सूरज ही होता है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम कैमरेड शेंग रखा है। और जैसे ही राविन इस नाम को सुनता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और लेकिन साथ में खुश भी होता है। राविन को उसी वक्त याद आता है कि योय ने उसकी कितनी बार जान बचाई और हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया, इसलिए वो सब बात याद आती ही राविन उसका दिया हुआ नाम एक्सेप्ट कर लेता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को रहने के लिए और आराम करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी दी जाती है, जो पूरी तरह से बांस की बनी थी। सारे स्टूडेंट्स वहां आते ही सुकून की सांस लेते हैं, क्योंकि इतने लंबे सफर के बाद उन्हें कहीं आराम करने की जगह मिली थी। तभी हम देखते हैं कि सिला बार बार राविन को कैमरेड शैंग कहकर बुलाता है, लेकिन राविन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अभी इस नाम का आदी नहीं हुआ था। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि सिला उसी को बुला रहा था, तो वो चौंक जाता है और तभी उसे याद आता है कि शैंग उसका नया नाम है। आगे हम देखते हैं कि वो सारे दोस्त आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर योय आ जाता है और वो उन सबको नहाने के लिए कहता है। नहाने का नाम सुनकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबको शावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी हम देखते हैं कि सबके जाने के बाद राविन योय को एक मुस्कान देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि सारे दोस्त पानी में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर योय आता है, वो कहता है ये खेलने की जगह नहीं है, अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो तुम्हें यहाँ से भागने तक का वक्त नहीं मिलेगा, और खासकर तुम। कहते हुए योय राविन को डांट के चला जाता है। योय के जाने के बाद राविन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये हमेशा मुझे ही क्यों डांट मारता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।